अच्छा जी, अब ये पार्ट 2 शुरू करता हूँ मैं। असल में वो बहुत लेंथी हो जाए वीडियो, तो मैंने सुना है मसला को आ रहा है, तो बस 45-50 मिनट्स में उसको रोका। ठीक है जी, तो MCQs हम कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं अब जी। द प्लांट हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 3.3 मिलियन। ये क्या है जी? कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 21। इट्स फेयर वैल्यू इज 2.4 मिलियन। कॉस्ट टू सेल 0.1 मिलियन। मैंने आपको ना ये होमवर्क में भी दिए हुए हैं MCQs। कितने बच्चों ने सारे MCQs किए हुए हैं? ट्राई अटेम्प्ट किए हुए हैं। अगर मैं करवाऊँ जो, ठीक है, जो मैं होमवर्क में दूँ उसमें कोई मसला आया तो आप पूछ लीजिएगा, पहले ही पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये जिसमें मसला आया था नहीं, आप अभी करवा दें, ठीक है। अच्छा जी, कितनों ने अभी तक एक भी नहीं किया MCQ इनमें से? वो भी कौन कौन है? माशाल्लाह, 1 2, माशाल्लाह 3 4, गुड गुड गुड। अगली बार का इरादा है आप लोगों, इसी बार कर। अच्छा जी, इट्स फेयर वैल्यू इज ₹2.4 मिलियन एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड एट 0.1, यानी कि 2.3 फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल हो गई। कैश फ्लो फ्रॉम प्लांट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर इज एस्टिमेटेड एट 0.7 पर एनम। इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एट द एंड ऑफ 4th ईयर फॉर 0.6 मिलियन। ये सारा डाटा ही रेलिवेंट है। बुक वैल्यू चाहिए होती है हमें, फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए होती है हमें, फिर वैल्यू इन यूज़ के लिए सालाना कैश फ्लोज चाहिए होते हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स और डिस्पोजल प्रोसीड्स चाहिए होती हैं, और एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 10% है, ये भी हमें चाहिए होता है। ठीक है जी। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ द प्लान टू बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021? बहुत सिंपल है। आपने ये वर्किंग आपने कहीं कर लेनी है अगर आपका दिल करे तो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वर्किंग के नंबर नहीं है। आप ये 2 नंबर का MCQ आया है, आपने वर्किंग की, आपने 4 की बजाय 3 ईयर्स ले लिए गलती से, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो 1.5 नंबर दे देगा। ये वो थ्योरेटिकल दूसरे न्यूमेरिकल सवाल नहीं है जिनमें जो कर दिया, इसमें आपने सही ऑप्शन को टिक करना है तो नंबर मिलने। और वर्किंग कोई ना, वर्किंग बगैर आप लिख दो ऑप्शन ए सही है, उसके नंबर मिलेंगे आपको। अंडरस्टैंडिंग यही है मेरी जी। तो बुक वैल्यू कितनी है? 3.3। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। तो इधर ऐसे कर लेते हैं, शॉर्टकट कोई निकाले ना। फेयर वैल्यू 2.4 है, कॉस्ट टू सेल 0.1 है, तो 2.3 हो गया। बोलो 2.3, या वैल्यू इन यूज़ निकालनी है तो 0.7 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1। ये पता है क्या किया? एनविटी का फार्मूला लगाया है, ठीक है। क्यों एनविटी का फार्मूला लगाया जी? सेम कैश फ्लोज थे, ठीक है, लेकिन साथ ही एक भाई साहब और भी हैं, वो हैं 0.6 मिलियन की सेल प्रोसीड्स। अब इन पे सिंपल डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगा दो और आंसर आता है प्लस 0.6 इंटू 1.1 रेज टू पावर -4। जी कितना आ गया? 6.7। 2.7 कर लें तो 2.3 हायर या 2.7 हायर? 2.7 हायर, तो यही रिकवरेबल अमाउंट। तो 0.5 क्या हो गया? इम्पेयरमेंट लॉस। पता नहीं 0.5 है, 0.7 क्यों आया जी? हैं? तो ये 0.6 आता है। अच्छा पूरा नहीं लिखा ना हमने। 2.7 कितना था? 2.67, ठीक है जी। और ये 2.3 तो ठीक था ना, तो 2.67 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 63। करीब करीब आ गया। चले वर्किंग देख लें जाके, वर्किंग देख लें, कोई मसला तो नहीं है जी। 2.6 है, फिर वेलनेस कॉस्ट सेल 2.3 है, हमारा 2.7 निकला हुआ है, 2.6 ही लिया उन्होंने, ठीक है जी। 2.6 है और ठीक है ये हायर आ गया, तो पता नहीं कैसे इन्होंने डिफरेंस लिया है। 2.6 कैरिंग अमाउंट 3.3 है, 2.6 रिकवरेबल अमाउंट है, इन दोनों का डिफरेंस 0.7 ही आता है। चलो तो फिर आप लोग कैलकुलेशन में गलती करें। बहरहाल हमारी वर्किंग सारी सही थी, ठीक है जी। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टैक्स क्लास से आ रहे हो? सीधे आ रहे हो? कोई टैक्स से आया अभी तक? 1 घंटा हो गया, बच्चों को आ जाना चाहिए। चलें, अच्छा जी, डन जी।
40 को होमवर्क में कीजिएगा। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। वैसे कौन सा पैरा है, बाय द वे कौन सा पैरा है, बाय द वे कौन सा पैरा है? वैल्यू इन यूज। ये देखिए कौन कौन से कैश फ्लोज, वो क्या कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। जो कैश फ्लोज नहीं होने चाहिए, तो नॉट वाले किधर है? ये है जी, नॉट इंक्लूड में फ्यूचर स्ट्रक्चरिंग इंप्रूविंग, नॉट इंक्लूड में इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और इनकम टैक्स रिसीट्स। अब देखते हैं यार ये क्यों बार बार ओपन हो जाता है जी बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड? नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल, ये तो आना चाहिए। इनकम टैक्स पेमेंट, ये नहीं आना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस बाय एसेट, यही तो ऑपरेशंस होते हैं। एसेट चल के आउटपुट गुड्स ही तो बनाता है, वो गुड्स ही तो बेचते हैं। तो ये जो हमने लिखा होता था, ये जो लिखा होता है ये इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट, तो मतलब क्या है, प्लांट ने यूज होके क्या आउटपुट प्रोडक्ट ही देनी है ना, वो प्रोडक्ट ही तो बिकनी है ना, तो सही तो लिखा हुआ है। उसके बाद कैश आउटफ्लोज ऑन मेंटेनेंस ऑफ एसेट, वो बिल्कुल आना चाहिए। नहीं, कैश आउटफ्लोज के अंदर नेसेसरली इनकर्ड टू जनरेट कैश इनफ्लोज, ये आने नहीं चाहिए। तो क्या मेंटेनेंस कॉस्ट नेसेसरी खर्चा नहीं पड़ी थी आज तक? मेंटेनेंस कॉस्ट फ्यूचर कैश फ्लोज में नहीं लेते थे? बोलो, लेते थे ना। वो कह रहा है फ्यूचर कैश फ्लोज में किसको नहीं लेना? ने कहा जी डिस्पोजल वाली को भी लेना है, एसेट के इनफ्लोज को भी लेना है, कॉन्टिन्यूज वाले, और उस यूज़ के लिए आउटफ्लोज जो उनको भी लेना है। हाँ, इनकम टैक्स पेमेंट्स को नहीं लेना। मसला क्या है? होश नहीं है तुम्हारा, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर वो यार पैरा 12 फिर यूज़ होने लगा है। पैरा 12 कौन सा जी? इंडिकेटर्स वाला। देखो कितना यूज़ है इसका, पता नहीं अब इंटरनल मांगे एक्सटर्नल मांगे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, तो हमने कहा चलो जी एक्सटर्नल तो यही वाले हैं। अब माजरत के साथ ये असल में ऐसे है ना, बस एक सफ़े पे होता तो बहुत मज़ा आता। खैर चलें, अब जब मुझे मिले थे तो तब स्टैंडर्ड ऐसे ही थे, अब से आपके चेंज हो गए, आपके भी ऐसे ही। अच्छा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जी? एन अनयूजुअली सिग्निफिकेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ वन और मोर एसेट्स, मुझे लग रहा है एक्सटर्नल। एसेट वैल्यू हैज डिक्लाइंड, बिल्कुल एक्सटर्नल है। एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेसेंस, इधर देखो इंटरनल में पड़ी है ऑब्सोलेसेंस, नहीं ये नहीं है। फिर डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये भी इंटरनल है। ओए होए, कितनी हेल्प मिल गई ना, बगैर दिमाग इस्तेमाल किए सारा काम होता जा रहा है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट यूज टू कैलकुलेट, बिल्कुल ये देखो, ये मार्केट रेट इंक्रीज, ठीक है, एमसीक्यू होता जा रहे है ना। हेल्प स्टैंडर्ड्स की हेल्प मिलती है नहीं मिलती है। चलें आगे 37, अंडर IAS 36 इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, देन एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। कहता है, सुनो, कहता है IAS 36 के तहत अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना निकल रही हो किसी एसेट की, तो वो इम्पेयर नहीं होगा कभी, नहीं। रिकवरेबल अमाउंट जो है वो वैल्यू इन यूज बन जाएगी। चलो ये ठीक है। आगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू यूज होगी, नहीं। कैरिंग वैल्यू रिमेन, नहीं। हमने यही पढ़ा था, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल नहीं है, वैल्यू इन यूज ही रिकवरेबल अमाउंट। और मैंने दूसरी बात आपको वैसे बता दी थी कि अगर ऐसे ही वैल्यू इन यूज ना निकल रही हो, तो फिर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल उसकी रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, समझ आई? बी ऑप्शन सही। हो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, अब तो याद हो गए पैरा देख के। तो अभी चूंकि रिवाइज हो गया ना, जैसे पहले हमने जिस दिन पढ़ा था उस दिन याद था, लेकिन जब मैंने बात की तो एकदम से भूला हुआ था। तो परिचय में ऐसा भूल जाए तो फिर पैरा ओपन कर लेना, ना भूले तो कोई बात, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड 7 होते हैं, अगर भूल जाए तो ओपन करें। ये नहीं होता आपको लगता है कि हम परिचय में स्टैंडर्ड खोल के बैठे रहेंगे, इतना टाइम ही नहीं मिलता। वो तो ऐसे ही है। देखो इतनी बार आप IAS 36 को जब भी कोई MCQ इंटरनल एक्सटर्नल का आए, मेरा मशवरा आप एक दफ़ा खोल लिया करो स्टैंडर्ड को। उससे फ़ायदा ये होगा, आपको पता है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है, तो पर्चे के अंदर याद आता है, बस बिल्कुल टिक कर दें, आगे चलें, कोई ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, पता है आपको ये 4 चीज़ें इधर हैं, ये 4 चीज़ें उधर हैं।
लेकिन अगर भूल जाए तो पता तो कि चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट नहीं की, सारा स्टैंडर्ड तो हाईलाइट नहीं किया हमने, मोटे मोटे कुछ स्टैंडर्ड्स हाईलाइट, तो उसमें से कुछ पैराज हाईलाइट कर लिए बस, जो काम के थे देख लो, जो काम आ भी रहे। तो फिर एक्सटर्नल इंडिकेटर पूछ रहा है, इंक्रीज इन सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट, हाँ रेट बढ़ने से वैल्यू कम होती है ना। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मैं भूल गया, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंटरनल है। फिजिकल ऑब्सोलेसेंस अभी अभी देख के आ रहे हैं, बस होती है, ठीक है। फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, भूल गया, वापस आया। फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, इधर देखो देखो देखो, यहां कहीं था तो सही, ये ठीक है, और भाई सही है, ये भी कौन सा है, इंटरनल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्स्ट्रा, अच्छा साथ साथ प्लीज आंसर देखते हैं, गलती भी हो सकती है, आंसर में गलती हो सकती है, सही कर लेंगे, साथ साथ देखते तो रहा करो यार। ये 36 का ए है ओनली, 37 का बी है, 38 का ए और डी है, 39 का बी था, आगे देख लिए थे आपने। नेक्स्ट, व्हेन इम्पेयरमेंट रिव्यू इज कैरिड आउट एंड impaired asset is measured at fair value less cost to sell, या वैल्यू इन यूज, या कॉस्ट, या रिकवरेबल अमाउंट। इधर देखो, ये नहीं कह रहा इम्पेयरमेंट रिव्यू पर क्या होता है, वो कह रहा है इम्पेयरमेंट रिव्यू पर एसेट इम्पेयर हो जाए। इम्पेयरमेंट रिव्यू पर, बात समझे, एक तो ये होता आपको सर इम्पेयरमेंट रिव्यू के ऊपर तो जरूरी तो नहीं कि इम्पेयर हो, अगर इम्पेयर होगा तो फिर रिकवरेबल अमाउंट पे आएगा, इम्पेयर नहीं होगा तो पुरानी बुक वैल्यू पे आएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट, तो जुमला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जुमला कह रहा है। क्या कह रहा है, व्हेन एन इम्पेयरमेंट रिव्यू इज कैरिड आउट, जब इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा, एन इम्पेयर्ड एसेट, और एसेट इम्पेयर हो गया है, तो वो किस पे मैयर होगा, रिकवरेबल, इस तरह से था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। लो भाई, ये कौन सा पैरा चल रहा है यार इन कैश फ्लोज के लिए, मैंने बताया ही नहीं उधर, यहां पर है पैरा, इसमें कौन सा पैरा था ये इसके अंदर, सर आप खुद देख लेना, मैं तो वैसे कह रहा हूं, पर ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एमसीक्यूज में, ठीक है, आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखें, नॉट इंक्लूड वाला था मेरा, उसमें एमसीक्यू में कौन सा, ये नॉट 50 लगा था इस पर, है ना। मैं वैसे ही आपको सिर्फ आपके बताने के लिए कि यार देखो एक पैरा, ये पैरा यूज हो रहा है, ऐसे करके मैं एमसीक्यू दिखाऊंगा, देखो कितने पैराज यूज हुए एमसीक्यू में, नहीं भी याद रहती बात। कहाँ पे पहुंचे हम जी, 34 पे कहता है कौन सी नहीं होनी चाहिए वैल्यू इन यूज में, वैसे जबानी पहले करते हैं। कैश फ्लो ऑन मेंटेनिंग परफॉर्मेंस, भाई मेंटेनेंस होना चाहिए। कैश फ्लो ऑन एनहेंसिंग, नो, मेंटेनिंग तो होना चाहिए, एनहेंसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट इंक्लूड, यस, दिस शेल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यू यूज होना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल भी होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा सिर्फ असल में ना वो नॉट का कह रहा था, कौन सा इंक्लूड ना हो, तो बी ना हो, ठीक है। चलें आगे, तुम्हें नींद आ रही है, हाँ है 33, बस एमसीक्यू छोटे छोटे ही सारे ऐसे ही हैं। जो काम था जोर लगाने वाला वो कर लिया, स्टैंडर्ड हाईलाइट कर लिया, और कुछ चीज़ें रिवाइज करनी थी, आयत 36 की कर ली। भूलना नहीं ना चाहिए, आयत 36 भूल रहा था थोड़ा थोड़ा, आयत 16 तो नहीं भूल रहा, हमें नोट आ जाता है, लेकिन आयत 36 भूल रहा था, तो अच्छा हो गया ना, रिवाइज हो गया। आयत 23 तो वैसे चल रहा है, ठीक है। कहाँ थे हम, कहाँ थे 33, व्हेन कैलकुलेटिंग द एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज विच ऑफ द फॉलोइंग कैश, फिर वही आ गया। अभी कौन सा पैरा लगाया हमने, ये ओला, उन्होंने गुस्सा ही कर लिया। ये तो हो गया IAS 36। भाई आप आंसर्स ना आप लोग देखते रहना, ठीक है ना। फाइलें ज़्यादा ओपन हो गई हैं तो वो चेक कर लेना ना, मैंने 7 ओपन किया हुआ था, लेकिन देखा तो आप ही रहे हैं, तो फिर आप ही देखते रहें। 34 पे हूँ मैं एक तो, और पिछला सेशन IAS 36। जी यहाँ थे हम, वो कहते हैं जी कि क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। तो जो इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए ना, वो यहाँ से शुरू होते हैं, 50 और 55, नहीं इससे पीछे होगा एक, सॉरी 44 और 50, इन दो के अंदर ही बस बातें लिखी हुई थी। तो 44 है या 50 है, ओके। तो पैरा 44
4 या 50, ठीक है ना। अब देख लो जोन सा भी होगा। ऐसे ही व्हेन कैलकुलेटिंग एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड, अगेन वही बात कर रहा है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो पैरा 54 और 50, और अगर वो कहे शुड बी इंक्लूडेड का बताओ, तो शुड बी इंक्लूडेड का बताओ, तो उससे पीछे पड़ा है 39, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिलीट भी तो हो गए ना। अब इतने पैराज हैं, लेकिन हमने अपनी मतलब के 3 पैराज यहाँ से निकाल के रखे हैं। इंक्लूड वाला भी आ रहा है, एक्सक्लूड वाला भी आ रहा है, ठीक है। चले की होया, व्हाट हैपेंड। अच्छा जी, क्या इंक्लूड ना हो, कैश फ्लो फ्रॉम मेंटेनेंस सेम वही है, कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल होना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस बाय एसेट होना चाहिए, बेनिफिट्स फ्रॉम फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, पढ़ा देता हूं, ये देख आ जाना यार, ये रहा। फ्यूचर कैश फ्लो शैल नॉट इंक्लूड फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग टू विच एन एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। तो फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट उन्होंने कहा है नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे ही हमें याद था हमें, ओके। तो बार बार कह रहा हूं भाई, स्टैंडर्ड ओपन करने की जरूरत तब पड़ेगी जब कुछ भूल जाएगा। इंशाल्लाह नहीं भूलेगा आप, लेकिन अगर भूल जाए तो फिर 2-3 नंबर छोड़ आएंगे, 47-46 पे फेल हो जाएंगे क्या? नहीं, स्टैंडर्ड लेके जाएंगे हाईलाइट करके, ठीक है। पता होगा हमें क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। 2-4 बार आपने ओपन करके स्टैंडर्ड को देखा है, आपको आए 36 ऐसे लग रहा है बस ये तो अब अपना ही है, पढ़ा वैसे हुआ था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है, नहीं मुझे मेमोराइज करने की जरूरत कोई चीज़, प्रैक्टिस करूंगा, कॉन्सेप्ट है मेरे पास, कुछ भूला तो स्टैंडर्ड ओपन करूंगा, सब पड़ा है सामने, ये कॉन्फिडेंस आपके साथ जाएगा, स्टैंडर्ड लेके जाइएगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ऑफ एन एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड देन रिकवरेबल अमाउंट इज वैल्यू इन यूज, ये तो भी बात की है, ठीक है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज कॉस्ट टू सेल अंडर, वैसे तो मैं वैसे ही पता लग जाएगा, चलो, लेकिन मैं पैरा भी दिखाऊंगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू डिसमेंटल द मशीन, ये तो परमिटेड है। पहले ये देखो परमिटेड कौन कौन से हैं, कॉस्ट टू डिसमेंटल मतलब कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, अभी भी पढ़ा के आ रहा हूं, फिर भी पैरा दिखाता हूं, थोड़ी देर तक रुक जाओ। ऑक्शनियर फीस, बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्शनियर फीस, वो जो ऑक्शन करता है उसकी फीस है। कमीशन, आप कुछ एसेट बेचने जाओ, आपने अपनी बस बेचनी थी, जहां बेचने गए वहां पर जो बंदा था उसने कहा मैं 5% मुझे दो, मैं अच्छी बिकवा देता हूं, ये कॉस्ट टू सेल नहीं है क्या? ऑक्शनियर फीस। स्टैंडर्ड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज, एसेट बिके या ना बिके ये होगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ मशीन बिल्कुल है, तो वो क्या कह रहा था, ये 3 तो परमिटेड है, वो कह रहा था नॉट परमिटेड, तो नॉट परमिटेड इज ऑप्शन सी। डिस्पोजल कॉस्ट, ये तो डेफिनेशन थी ना, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, ठीक है। बाकी इसका मैंने वो भी कहीं पे एग्जांपल्स भी करवाई थी, पता नहीं वो कहाँ गई, किसी को याद है? मुझे तो भूल गया। ये 28 पैरा, लीगल कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी, सिमिलर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, ठीक है, लेकिन टर्मिनेशन बेनिफिट्स ना आए। अच्छा, वो इनमें तो इन वाले तो कुछ 1-2 पढ़े थे, उसने कहा था कौन सा ना हो, जो सा ना हो लिखा हुआ था वो क्या था, कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग और रीऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस फॉलोइंग डिस्पोजल ऑफ एसेट आर नॉट डायरेक्ट इंक्रीमेंट। उसने यहाँ पर उसकी एग्जांपल नहीं ली थी, वो तो ये कह रहा था ना कि जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं उनकी तनख्वाहें स्टैंडर्ड वेजेस, लेकिन वो इनमें से किसी में नहीं आ रहा था ना, तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर वहाँ से आपने ढूंढना था, ये डेफिनेशन से जाके कंस्ट्रू करना था। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल, जिसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं आना चाहिए। ओके, सही है, चलें आगे। 30 को होमवर्क में कर लेना, अगर जिन्होंने किया हुआ है उनको 30 में कोई मसला आया था, निशान लगा होगा ना उनका, वो मुझसे पूछ लें, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इंडिकेशन, फिजिकल डैमेज इज एन एक्सटर्नल इंडिकेशन,
वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड। अच्छा मैं कंफ्यूज भूल गया पेपर ना, पेपर था बहुत कुछ रिवाइज करके गया था, एकदम से भूल गया यार, ये इंटरनल में था एक्सटर्नल में। 1 मिनट की बात है यार, पैरा 12 ओपन करो अभी पता लग जाएगा। अब फिजिकल डैमेज इंटरनल फिजिकल डैमेज इंटरनल। नेक्स्ट वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड, यहां कहीं होना चाहिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वर्स देन एक्सपेक्टेड, ये भी इंटरनल। एसेट इज सॉरी ऊपर था, इंक्रीज इन मार्केट रेट, इंक्रीज इन ये मार्केट रेट इंक्रीज, ये कौन सा है? अच्छा ये याद भी था हमें वैसे। और एसेट इज पार्ट ऑफ अ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम, रिस्ट्रक्चरिंग नाम की चीज तो यहां पर आ रही है इंटरनल में, तो ये भी एक्सटर्नल नहीं। देखते जाओ आंसर जरा, ठीक है याद हो गया स्टैंडर्ड, अच्छी बात। इससे फायदा हो रहा है ना, एमसीक्यूज कल 23 के एमसीक्यूज किए, फायदा हुआ ना। अभी IAS 23 पूरा नहीं हुआ वैसे, उस पर अभी हमारा एक पूरा लेक्चर लगना है और फिर उसके ऊपर जितना आपको शायद एक यानी 2 लेक्चर अभी मेरे उस पर पेंडिंग है, वो 2 थे, वो 2 हैं, वो 2 तब तक रहेंगे जब तक आप लोग नहीं आ जाएंगे, वो नहीं छेड़ रहा मैं, अपनी जगह पे है। लेकिन उसके अलावा IAS 23 जितना पढ़ा हुआ था उसी को यूज़ करके हमने एमसीक्यूज किए। हाँ थोड़ा सा एडिशनल मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें पढ़ाई थी, उससे फ़ायदा हो गया था। बोलो तो IAS 23 सारा रिवाइज हो गया। टैक्स की क्लास से आ रहे हो आप? अच्छा ख़त्म हो गई है, टैक्स की लेनी है क्लास, वो ख़त्म हो गई है बेटा, FAR 1 की है। हाँ जी ओके, हो गई है ना ख़त्म, है मैं नहीं कहता मैं, हो गए। सर ने कहा था 1 घंटा मैंने पढ़ाना, लेकिन मुझे लगता है मैंने शुरू कर दिया, सर ने कहा चलो फिर, सर ने भी मोटर पे गाड़ी चढ़ा दी है। चल रही है सर की क्लास? ओके, तो गलत दसते हैं बच्चे ਨੂੰ। बोला फिर पैरा 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल इंडिकेशन। अब तो मैं नहीं जा रहा देखने। डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू, ये तो एक्सटर्नल होता है। सर वे ये तो नया है ना, भूल गया हूं, जरा बता दे क्या हो जाएगा। डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, ठीक है। टैक्स खत्म हो गया है, टैक्स की क्लास से आ रहे हो? शुक्र है मैं झूठा नहीं रहा, या अल्लाह तू इज्जत रखने वाला है मेरा मौला जी। बच्चे ने जाकर कहना था कि किड्डा झूठा है, मौलवी है झूठ बोल रहा है। आज जल्दी 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 जल्दी, आज हमने स्टैंडर्ड्स हाईलाइट कर दिया IAS 36 को, आज हमने रगड़ दिया है पकड़ के। बैठ जाओ कहीं पे, बैठ जाओ, फिर थोड़ी देर में भी IAS 16 को रगड़ते हैं तुम्हारे साथ मिल के। अब बैठ जाओ कहीं पे, बैठ जाओ। पहला पार्ट को 50 मिनट्स का है, वो लाजमी ले लेना। ये दूसरा पार्ट जो शुरू हुआ है ये बाद में लेना है, जाहिर बात है तरतीब भी यही है, लेकिन उसके अंदर हमने सारा तरतीब सारी सेट कर ली हुई है, ठीक है ना। जगह बना दो यार, बच्चे आना शुरू हो गए हैं। ओके व्हेन कितने गया, वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड, ये तो इंटरनल है याद नहीं रहा तो ये देखो, हाँ तो याद करके जाओगे। इंटरनल वर्स देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, आज कैसे नहीं याद होगा। नेक्स्ट, अल्लाह ने चाहा तो होगा फिर भी। इंक्रीज इन मार्केट, ये एक्सटर्नल है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस इंटरनल है, ये देखें, ये ऑब्सोलेसेंस फिजिकल इंटरनल। आज सब कुछ हम स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, आज जो भी MCQ आता है हम स्टैंडर्ड ओपन करते हैं। आप लोगों को क्या पता, आप लोगों ने पार्ट 1 जाके देखना है तो आपको लगेगा कि इन स्टैंडर्ड्स के बगैर हमने कभी भी नहीं रहना। सबसे पहले आज आप स्टैंडर्ड्स की तरफ जाएंगे ये पार्ट A सुनने के बाद, और फिर हर स्टैंडर्ड में ऐसे होगा। मैं हर स्टैंडर्ड में ऐसे ही करूँगा। अब आप पहले मैंने लास्ट में सिर्फ निशान लगवा दिए थे लास्ट टाइम बच्चों के लेट होने की वजह से, लेकिन इस दफ़ा बच्चों ने स्टैंडर्ड्स भी जल्दी ले लिए, और कुछ अब मैं चाह भी रहा हूँ कि इसके ऊपर स्ट्रेस दूँ, तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड्स को अवेलेबल करना है एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट भाई ये कौन कौन से थे, B और D, चेक भी करते जाया करो भाई सॉल्यूशन जी। सिर्फ B है, इंटरनल इंडिकेशन, ये स्टैंडर्ड है, वो मेरा सॉल्यूशन या किताब का या ICAP का सॉल्यूशन है। ये IAS 36 है। ये क्या कहता है, ऑब्सोलेसेंस इज एन इंटरनल सोर्स इंडिकेशन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वर्स देन एक्सपेक्टेड इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ इंडिकेशन। यहाँ पे आए, और हो सकता है ये सवाल के अंदर हो ना, ये ऐसे करके साइड पढ़े 3 ही ऑप्शन हो, 3 में से शायद सिर्फ B ही बचा हो, लेकिन अगर ये चौथा है, ये प्रिंटिंग एरर नहीं है, क्यों ना ICAP की किताब ओपन करके देख लें। जरा पॉज करें यार, प्लीज़ पॉज जी बच्चों। तो बुक के अंदर ये सॉल्यूशन ICAP वाली में भी सिर्फ B ही है, ये सही नहीं है, क्योंकि हम तो ये चीज़ यहाँ से देख चुके हैं। ऑब्सोलेसेंस और
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। अच्छा एक बात है, टेक्नोलॉजिकल की वजह से शायद वो इस तरफ ले आए हैं, ये एक छोटी सी बात हो सकती है आई कैप के सोल्यूशन के अंदर जो पड़ा हुआ है, ठीक है। एक ऑब्सोलेसेंस पड़े पड़े, एक टेक्नोलॉजी के बदलने से, दोनों में फ़र्क होता है ना, बड़ा बारीक सा फ़र्क है। एक ऑब्सोलेसेंस क्या है, ऑब्सोलीट होना कहते हैं किसको है, पुराना, नहीं डैमेज नहीं, पुराना हो जाना, पुराना हो जाना। एक ये है कि हमने चेंजेस नहीं की वक्त के साथ साथ, एविडेंस है कि हमारा एसेट ऑब्सोलीट होता जा रहा है, हो गया है, कंपेयर कर लो। और एक ये है कि बिल्कुल ठीक ठाक मामला चल रहा था, एकदम से एक नई इन्वेंशन हुई और एक नई चीज़ आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई और बैठे बिठाई हमारा जो एसेट था वो ऑब्सोलीट हो गया। तो मेरे ख्याल से इसको टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी देखो कहता है चेंजेस सिग्निफिकेंट हैं जो एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं एंटिटी को, ठीक है, पूरा पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एंटिटी हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड और विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंज आया और हमारा एसेट ऑब्सोलीट हो गया। सिर्फ ये एक रीज़न बनती है जिस वजह से आई के अपने एक लिखा हुआ है। तो सिर्फ ऑब्सोलेसेंस है या टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस है, ये फ़र्क भी देख लेते हैं। अभी तक हम ऑब्सोलीट होने वालों को करते आए हैं इंटरनल सोर्स, ऐसा ही है, ज़रा चेक करके देखते हैं कहाँ कहाँ आया था ऑब्सोलीट वाला, बताते हो ज़रा, बताते हो ज़रा। 36 में फिजिकल ऑब्सोलेसेंस, एक मिनट पता लगे ना, फिजिकल ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजिकल नहीं लिखा हुआ, आगे बढ़े। और कहाँ आया था ऑब्सोलेसेंस, एक और जगह भी आया था 38 में, एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेसेंस। टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, वैसे उसको उसूली तौर पे ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस लिख दे। अब बच्चा बैठा है परेशान, ऑब्सोलेसेंस तो इंटरनल है, टेक्नोलॉजी चेंज एक्सटर्नल है, तो इसका फ़र्क थोड़ा सा कर लेते हैं, जुगाड़ लगा लेंगे, उसूल बना लेंगे हम, हमारा क्या है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पहली बार ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजिकल उसने लिखा और गड़बड़ हो गई। अभी चलो आगे, आगे कहाँ पे है, कहीं पे, ओ नो, श्योर, बस ये दो पे ही था। 38 में क्या कहता है, ऑब्सोलीट हो गया। 36 में क्या कहता है, फिजिकल ऑब्सोलेसेंस है। यहाँ पे भी क्या कह रहा है, एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेसेंस है। चलते गए हम आगे, कहीं और है, यहाँ पे कहीं और है, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, और ये आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। तो भाई ये लिखना, ऑब्सोलेसेंस लिखना इसकी ज्यादती थी, इसको चाहिए था लिखता टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब आपने ज़हन में ये रखना है, देखो मैंने आपको क्या कहा, एक होता है हमारा कसूर क्या है, हम वक्त के साथ साथ, जो लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। चेंज को रेजिस्ट करना, जो मतलब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो हम पे पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये है कि हम ऑब्सोलीट क्यों हो गए हैं, हमने खुद से चेंजेस की नहीं है, और एक ये है कि हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे लेकिन नई टेक्नोलॉजी भी तो एकदम से आ जाती है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई जी, 5G आ गया जी, मतलब डिफरेंट चीज़ें एकदम से नई इन्वेंशन होती हैं और ब्रेक थ्रूज हो जाते हैं। तो ब्रेक थ्रू की वजह से ऑब्सोलेसेंस है तो वो एक्सटर्नल है, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से ऑब्सोलेसेंस आई, और एक है वैसे फिजिकली ऑब्सोलीट हो गया, या खामोशी से कह रहा है ऑब्सोलीट हो रहा है वक्त के साथ साथ, ठीक है, तो वो हमारा कसूर है, हमें चेंज करना चाहिए था। तो भाई यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस होने की वजह से इसको एक्सटर्नल कहा और फिर इसको भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो सारे सोल्यूशन ये आई कैप के गलत नहीं होते या हमारी किताब के गलत नहीं होते, डन हो गया। लेकिन अब याद रह जाएगी ये बात, ठीक है। अब इसको ध्यान से आगे भी चलने, आगे भी ऑब्सोलीट आ रहा है इंशाल्लाह, हम प्रूव कर, हम अब हर दफ़ा इसको कंपेयर करते जाएंगे। जहाँ कहीं टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस है तो टेक्नोलॉजी का चेंज होना हमारे बस में नहीं, हमने नहीं चेंज की होती, और जहाँ वैसे फिजिकली ऑब्सोलीट हो रहा है, खामोशी से सिर्फ कह रहा है ऑब्सोलेसेंस, सिंपल ऑब्सोलेसेंस, तो उसमें हमारा कसूर है। क्यों होने दिया ऑब्सोलीट, क्यों नहीं वक्त के साथ साथ खुद को बदला आपने, तो वो हमारा कसूर। और अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज वैसे ऑब्सोलेसेंस आई है तो वो हमारा कसूर नहीं है। तो सिर्फ ऑब्सोलेसेंस इंटरनल, टेक्नोलॉजिकल वैसे तो टेक्नोलॉजी लिखना चाहिए था उसको, मैं कह रहा हूँ ज्यादती है, टेक्नोलॉजिकल के साथ चेंज लिखता बेहतर होता, लिख दिया ऑब्सोलेसेंस, कोई बात नहीं,
अब आपने क्या रख लिया ज़हन में, अगर सिर्फ अब सॉल्यूशंस है तो इंटरनल, और अगर टेक्नोलॉजी की वजह से अब सॉल्यूशंस आई है तो एक्सटर्नल। याद रहेगी? बोलो आगे चलें। सिर्फ एक ही है बी, सिर्फ 28 का सिर्फ क्या है? बी, डी नहीं है। ओके, when recoverable amount on asset is less than its carrying value, in the statement of financial position asset is recoverable amount गिर गई है कैरिंग अमाउंट से तो एसेट इज इम्पेयर्ड। इतने आसान एमसीक्यूज भी, मैंने कहा ये क्यों होमवर्क में दूंगा, ऐसे तो मैं ही करवाऊंगा, कहूँगा देखो इतने करवाए हैं जी। नेक्स्ट 26, ओह थैंक गॉड, ये भी हमने पढ़ लिया था, पैरा किताब में भी है, लेकिन मैंने कहा याद नहीं करना, सिर्फ हाईलाइट कर लो। एक बार हाईलाइट कर लिया तो आपको भी पता है, इन मेजरिंग वैल्यू एंड यूज डिस्काउंट रेट ऑफ यूज फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो शुड बी द, अच्छा ये तो वो है पैरा 55 है, एक और है, ये तो पैरा 55 तो वैसे ही याद था, पैरा 55 है। अच्छा पहले अपने दिमाग के ऊपर जोर देते हैं जरा। प्री टैक्स रेट होना चाहिए, ये तो पता है हमें, दैट रिफ्लेक्ट्स मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट, हाँ ये लग रहा है मुझे सही। चलो बहरहाल प्री टैक्स है, मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एंटिटी, ये तो एंटिटी पे चला गया, एंटिटी इज कंपेटिटर। पोस्ट टैक्स ये तो वैसे ही नहीं होता, ठीक है। प्री टैक्स दैट रिफ्लेक्ट्स एंटिटी असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द, ओए होए होए, अब इधर कोई फर्क लग रहा है, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, चेक कर लेते हैं। ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता पोस्ट टैक्स वाला, ठीक है। अब रह गए दो, प्री टैक्स दैट रिफ्लेक्ट्स मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट, प्री टैक्स दैट रिफ्लेक्ट एंटिटीज असेसमेंट। अब यहां पे आके मैं फंस गया, अब एक तो तुक्का लगा दूं मार्केट वाला ही होगा, और दूसरा है पैरा 55 की तरफ जाऊं, ऐसे बंदा फंसता है जब तो जाता है, ठीक है। पैरा 55 की तरफ, अब एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देर नहीं लगनी इसमें, देखा आपने, दो आइडेंटिफाई हो गए, ठीक है ना, ये 10 सेकंड में 2 आइडेंटिफाई हो गए, 10 सेकंड में 2 इग्नोर हो गए। अब जो रह गए हैं आपने ऐसे करके स्टैंडर्ड खोलना है, पैरा 55 सामने आना है, उसको आपने देखना है, तो वो 15 से 20 यानी कि 1.8 मिनट है ना आपके पास एक नंबर के लिए, तो उसके अंदर ये हो जाता है काम, करने वाले बनो। तो कौन सा पैरा 55, ये रहा। Discount rate shall be a pre-tax rate that reflects time value of money and risk. अच्छा, pre-tax rate that reflects current market assessment of time value of money and risk specific to the asset. Pre-tax है that reflects current market assessment, entities assessment नहीं, market assessment। तो फिर केड़ा सही, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू, ठीक हो गया। तो कितना फायदा हो गया पैरा 55 को देखकर। शक में हो सकता है कोई तीसरा भी कर जाता, या कहता सर कैसे याद करें, या याद करने की तरफ जाता, खाम खाम कोई जरूरत नहीं। फीलिंग कंफर्टेबल, स्टार्टेड लविंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी। तुमने स्टैंडर्ड्स लिए थे आज तक? हाँ, अब क्या सोचा आज तुमने, आज क्या सोचा, ले लिए? ओके, और कौन था जिसने स्टैंडर्ड्स आज तक नहीं लिए थे और सोचा था नहीं लेंगे? कोई बात नहीं, सोचा था नहीं लेंगे, हाथ ऊंचा करें जरा, और आज फैसला कर लिया कि नहीं अब ले लेंगे, वो हाथ नीचे कर लें। आज भी नहीं फैसला किया कि हमने लेना है, वो कौन है? दूसरे के इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स ही हुए ना, स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास, किसी के लिए लिए तो भी हैं, ठीक है। किस ने ये सोचा था कि पहले सोचा था स्टैंडर्ड्स कभी नहीं लूंगा, और आज के लेक्चर के बाद सोचा नहीं लाजमी लूंगा, वो हाथ खड़ा करें, लाजमी लूंगा, 1 2 3 4, यानी राय बदलने में कोई टाइम नहीं लगता जी, जज्बाती कौम। चलें बच्चों चलें। बहरहाल ये उस्ताद ज़बानी बताया करते हैं ना, तो जब उस्ताद ज़बानी बताते हैं तो आप बातें नहीं मानते, फिर जब प्रैक्टिकली आप हंसते हैं तो कहते हैं ओहो, ठीक है आपके स्टैंडर्ड्स हैं, आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, आपके पास इरादा कर लिया लेने का, इंशाल्लाह स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास। ऑर्डर कर दिया है, ओ वाह भाई वाह वाह वाह, बुलाओ यार साकिब को, इसके स्टैंडर्ड्स मंगवाने की खुशी में आज चाय मंगवा दो यार, साकिब को बुलाओ भाई। अच्छा जी, पैरा 30, ओ मैं पहले कह दी पैरा 30, फिलहाल देखते हैं पहले ज़बानी देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू इन यूज? क्या वैल्यू इन यूज को निकालते हुए मत कंसिडर करो? एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन टाइमिंग अमाउंट। ये तो वो वाला पैरा है, अभी देखा था यार। वैल्यू इन यूज वो जो मैंने बुक में भी हाईलाइट कराया था कि पहले छोड़ा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं इसको याद। ये फॉलोइंग एलिमेंट्स पैरा 30, फॉलोइंग एलिमेंट्स मैंने वहां लिखा हुआ था 30, लेकिन वहां से नहीं दिखाया, ऐसे जरा घूम के देखा ताकि आप भी स्टैंडर्ड में घूम के देखें, ठीक है। फॉलोइंग एलिमेंट्स शैल बी रिफ्लेक्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ एन एसेट्स वैल्यू इन यूज। ये 4 चीजें 5 होनी चाहिए। अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू इन यूज? एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दोज कैश फ्लोज। एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉसिबल वेरिएशन इन अमाउंट और टाइमिंग, ये तो होना चाहिए, बोलो, ये तो होना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी होना चाहिए। प्राइस फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी इनहेरेंट, प्राइस फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट, ये भी होना चाहिए। एस्टिमेटेड फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, पहला है एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज, दूसरा हमने देख लिया पहले पढ़ा हुआ है, तीसरा भी पढ़ा हुआ है, चौथा भी, पांचवा है इलिक्विडिटी। इनमें तो कहीं फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग का नाम ही नहीं है। क्या ख्याल है कोई? इसका मतलब दिस इज नॉट कंसिडर्ड। उसने क्या कहा था? नॉट को छुपा के कर लिया करो ना, पहले इजी हो जाता है, ठीक है ना। बार उसने क्या कहा था, क्या क्या नहीं कंसिडर करने, तो सिर्फ डी को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। पॉज करें जरा। अच्छा जी, सही है जी, चेक करें। एक पैरा छोटा सा सिर्फ हाईलाइट किया आज हमने, 1 नंबर आ गया उसमें। वैसे कैसे ये सही करते, कितना कुछ चीज़ें याद करें भाई ने ऑर्डर कर दिया है। मुझे इतनी खुशी हुई आज तुम्हारी इस बात से। देखो कुछ और कह दिया होता मैं वो भी खिला पिला देता, लेकिन अब तो बुलेट हैज बीन फायर्ड। वैल्यू इन यूज इज अनडिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ, नहीं अल्लाह माफ करे, अनडिस्काउंटेड से आगे जाना ही नहीं चाहिए था। अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज होते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं बुलाकर, आज प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या हो गया, अनडिस्काउंटेड से आगे जा क्यों रहे हैं? वो कह रहा है वैल्यू इन यूज क्या होती है, आपको पता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू, अनडिस्काउंटेड डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल, ठीक है। ये लग रहा है, अगला भी देख ले। डिस्काउंटेड है वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी जो पुराने थे उनको आगे खींचो। हद हो गई यार, कौन सा ऑप्शन है? वैसे तो ये भी पैरा से मिल जाएगा, लेकिन रहन दो, चलो देख लो। वैल्यू इन यूज क्या होती है? कहां से निकालें इसको? चलो रहने दो, वैसे इस यहां से निकल आती है पैरा, लेकिन एक और पैरा चला जाएगा हाईलाइट होने, बस छोड़ो, ठीक है। आपको वैसे ही चीज़ याद है तो जाने दें, ठीक है ना, नहीं हाईलाइट करनी, चीज़ें बढ़ रही हैं ऐसे ही हाईलाइट करने वाली। जी 24 हो गया। 23, व्हेन शुड एन इम्पेयरमेंट लॉस बी रिकॉर्डेड? इमीडिएटली ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स, एट मैनेजमेंट्स मर्जी, और व्हेन रिक्वेस्टेड बाय एंटिटीज ऑडिटर्स। ऐसी आ रही है सही ऑप्शन देख के। इम्पेयरमेंट लॉस को इमीडिएटली करते हैं भाई, जब आपका दिल करे तब नहीं करना, जब ऑडिटर आगे कहे तब नहीं करना, या 10 साल पे डिवाइड नहीं कर देना इम्पेयरमेंट लॉस को, हद हो गई। असल में ये तो कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। इमीडिएटली करते थे रिकॉर्ड। कभी ऐसा हुआ था कि आज इस इम्पेयरमेंट लॉस को एसेट बना लो और 10 साल पे डेप्रिशिएट कर लो? या कभी ऐसा हुआ हो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया लेकिन मैनेजमेंट कह रही है अभी लॉसेस बढ़े हैं, इस साल ना करो, अगले साल कर लेना, धोखा दो? हाँ, या ऑडिटर ने आके कहा कि यार ये क्या मुसीबत है, आप लोग कर लो तो आप तब करो? बोलो, नहीं करना तो इमीडिएटली है, ठीक है। बस वो ऑप्शन अच्छे थे, मुझे ज़रा मज़ा आया। अच्छा ये मैंने पेंडिंग घर से तो सोचा था कि करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे। पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय IAS 36? गुडविल इज कवर्ड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट कॉस्ट इज कवर्ड,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू इज नॉट कवर्ड, इंटेंजिबल एसेट्स भी कवर्ड। ठीक है, कवर्ड कवर्ड कवर्ड, तीन चीजें कवर हो रही थी, पीपीई हमारे सिलेबस के हिसाब से, पीपीई, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट वाली और इंटेंजिबल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू वाली आगे 36 में कवर नहीं हो रही थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट वाली, इंटेंजिबल और पीपीई था, गुडविल भी इंटेंजिबल ही होता है, उन्होंने अलग करके लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड? नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये ज्यादती है इसका लिखना, ये IFRS 16 IFRS 5 है, इसको लिखना ही नहीं चाहिए, मैंने स्कोप में किताब में नहीं डाला, आपस की बात है, ICAP ने भी मेरे ख्याल से नहीं डाला, ठहर जाओ, मैं देखता तो रहा था बड़ी तफसील से इन चीज़ों को, जब आपकी बुक इस दफ़ा चेंज की है ना, बड़ी तफसील से मैंने चीज़ों को देखा था, मुझे लगता है ऐसे ही है कि ICAP ने भी सही किया था। हमारे सिलेबस में एक चीज़ नहीं है तो हम कैसे उसको स्कोप में डाल सकते हैं, अभी आपको पता ही नहीं है, स्कोप पैरा अब कहाँ से मुझे मिलेगा इसका, ये रहा, सेम सेम वही तीन चीज़ें, दो चीज़ें जिन पे नहीं लगना और तीन चीज़ें जिन पे लगना है, बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने स्कोप से दिखाई है ना, वो हमारे स्कोप से बाहर हैं, 36 के स्कोप में तो है लेकिन FAR 1 के स्कोप में नहीं है, प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादती है इस IFRS 5 वाली चीज़ का यहाँ होना, लेकिन इतना जुगाड़ तो लगा सकते हो आप कि आपको पता है IS 36 अप्लाई होना है, आपके हिसाब से IS 36 अप्लाई होना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट वाली, PPE और इंटेंजिबल, तो ये तो उनमें से नहीं है ना, बोलो, तो इस पे अप्लाई नहीं होना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट पे अप्लाई होना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू वाली पे नहीं, इन्वेंट्रीज पे नहीं, ठीक है, इतना कुछ जुगाड़ तो लगा सकते थे ना। ओके, तो दीज आर नॉट पेंडिंग भाई, किसने कहा पेंडिंग है, ये है किसने कहा, कौन है जो कह रहा है पेंडिंग है, कौन है जो कह रहा है पेंडिंग, कौन है? मैं तो नहीं कह रहा, होमवर्क चेक करो, होमवर्क। अब ये क्या कैलकुलेशन मैं करवाऊँ यहाँ पे, बहुत इजी कैलकुलेशन थी, ठीक है, वैसे जिन बच्चों ने किए हुए MCQ को हाथ खड़ा करना था, दोबारा किए हुए, इसमें मसला आया था, कोई आया था मसला, क्या मसला आया था, चलो बताओ, हैं? हुआ ही नहीं। मेटल ओन्स एन आइटम ऑफ प्लांट विच हैज कैरिंग वैल्यू ऑफ 248, इट्स बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 12.5% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस, ये 1 अप्रैल 13 की बात हो रही है, ठीक है। The plant is used to manufacture specific product which has been suffering blah blah blah. ML has estimated the plant will be retired from use on 31 March 17. Estimated net cash flows from use of plant and their present values are, अब हम खड़े हैं 1 अप्रैल 13 पे, लेकिन 31 मार्च 14 पे आएंगे, 31 इधर देख लो बेटा, पहले आप इधर देख लो, 31 मार्च 14 पर आएंगे, तो ये 31 मार्च 14 पे खड़े होकर फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू है। सवाल को देख के डरे हैं आप, और कुछ भी नहीं है। फिर 1 अप्रैल 14 यानी वही 31 मार्च 14 या 1 अप्रैल 14 एक ही बात है ना, उस दिन फेयर वैल्यू गिवन है, वो कहता है जी कि पहले बैलेंस शीट के अंदर किस पे नज़र आए, तो सिंपल सा सवाल था, मेरे पास ये 200, मुझे चाहिए बुक वैल्यू, क्या चाहिए जी, बुक वैल्यू, वो कितनी है जी 248, लेकिन ये 248 की बुक वैल्यू है 1 अप्रैल 13 पे, 1 अप्रैल 13 पे, लेकिन मसला ये है कि मैंने 1 अप्रैल 14 पे आना है, क्योंकि इसी दिन की मेरे पास फेयर वैल्यू है, और 1 अप्रैल 14 पे खड़े होकर 15, 16, 17 वाले साल के कैश फ्लोज हैं, यानी हर चीज़ 1 अप्रैल 14 पे या 31 मार्च 14 कह लें, ठीक है, उस पर है। तो इसका मतलब इस 1 अप्रैल वाले को मुझे मज़ीद डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। चलो आप लोगों के लिए मैं यूँ लिख देता हूँ, -248 का 12.5%, बुक वैल्यू मेथड है ना। अब बोलो, बताओ बुक वैल्यू। इसका एक तरीका ये भी था, मैं 248 को मल्टीप्लाई करता 87.5 से, आंसर दोनों को सेम आता है वैसे, बाय द वे जी, कितना 21, ये समझ आया ये क्या किया मैंने। बुक वैल्यू मेथड हो तो बुक वैल्यू पे रेट लगता है, और जो डेप्शन आए वो उसमें से माइनस हो जाती है, तो बुक वैल्यू पर 12.5% लगे तो वो माइनस होकर बुक वैल्यू बनेगी, जो बाकी वो 87.5 बनेगी ना। मैंने कहा शॉर्टकट अगर किसी का दिल करे तो। अच्छा जी, बुक वैल्यू 217 है भाई, कितनी देर होगी रिकॉर्डिंग को, आइंदा दिन देख लेंगे, टाइम नोट कर लिया करो ना, अब ज़्यादा बता रहे हो मेरे हिसाब से तो।
नहीं इतने हुए, चलें बहरहाल इसको कोशिश करते हैं, इसको भी 1 आवर पे रोकते हैं, या 38 ख़त्म हो जाएगा, फिर 16 पे जाते हैं एंड सो ऑन करते रहेंगे ना। तैयार है ना? अच्छा जी, बुक वैल्यू के बाद रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट जो है वो मैं वर्किंग वन में निकाल लेता हूँ, चलो जैसे सिखाया था। वर्किंग वन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है जी? 1 अप्रैल मैट्रिक हैज़ एन ऑफर टू फ्रॉम राइवल टू परचेज द प्लांट फॉर 200 और कोई कॉस्ट टू सेल नहीं है, तो ये 200 ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल आ गई। वैल्यू इन यूज़ है, ये देखो हायर, वो तो बाद में, ये डायरेक्ट ही गिवन थी बच्चों, देखो तो सही, ये क्या है? ये नेट कैश फ्लोज है फ्यूचर के, ये उनकी प्रेजेंट वैल्यूज है, तो कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में। तो अब हायर क्या है? हायर क्या है? तो यही बन गई रिकवरेबल अमाउंट। और तो सवाल को देख के नहीं डरना आज के बाद जी। 2.4 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया है, को ऑप्शन ये मिलियंस में 214 है। ओ ये तो सही नहीं होगा, फिर को गड़बड़ होगी, चेक कर लो। अच्छा देखते हैं, ओह नहीं 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 नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस तो मांगा ही नहीं है। वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट पढ़ना भी ज़रूरी है, या शायद आपने रिक्वायरमेंट ही ना पढ़ी हो बेटा मेरी तरह से। मैंने रूटीन वाला इम्पेयरमेंट लॉस निकाल दिया कि वो क्या कह रहा है? एट व्हाट वैल्यू शुड प्लांट अपीयर इन मैट्रिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31 दिसंबर 14। तो भाई अगर इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है तो रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाना है ना, 214.6। तो ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रिक्वायरमेंट मैंने आपको कल ही कह दिया था बोरिंग कॉस्ट के, जब एमसीक्यूज शुरू किए थे, हमने कल ही तो एमसीक्यूज करने शुरू किए हैं तरतीब से, तो मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट्स का पढ़ना। ओके सही है, होमवर्क वाला भी तुसी करवा लिया मेरे को, ठीक है। अब अगर वो होमवर्क में करवाया है ना, वो होमवर्क वाला करवाया, तो ये अब होमवर्क में करो फिर। लेकिन इसमें ना एक चीज़ लिखी है, वो पढ़ा दूँ। वैसे ये किया था, ये सवाल ट्राई किया था बेटा, ये किया था आपने, ये हो गया था, इसमें मसला आया था। ये किससे नहीं हुआ था? कितने बच्चों ने ये सवाल किया हुआ है? मुझे ज़रा बता दें, कितने बच्चों ने ये वाला सवाल किया हुआ है? रेडियम, ऊंचा हाथ खड़ा करें ना, पता नहीं लगता। और मसला आया वो हाथ नीचे कर लें। किसी को नहीं मसला आया? किसी को नहीं आया? फिर भी मैं एक बात इसमें बता दूं, देखो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी इंटरेस्ट रेट 10% है और 5 साल की ये सारे कैश फ्लोज 5 साल में फैले हुए हैं, तो मुझे 10% का ये फॉर्मूला लगा के दिखाओ ना ज़रा। 1.1 रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.1, इसका आंसर क्या आता है बताओ ज़रा। $3.79, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रेंटल को, वो कैश फ्लो को, ऐसे ही है ना। अब सवाल वाले ने क्या किया, एमसीक्यू में आपके लिए सहूलत की और ये फिगर निकाल कर दे दी, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, जो कैश फ्लोज गिवन हो ना, एनुअल कैश फ्लोज इतने हैं, बस उस फिगर को आपने 3.79 से मल्टीप्लाई करना, ये फॉर्मूला नहीं लगाना था। देखते हैं जरा क्या कहता है। ये देखो, द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज वर 8.5 पर एनम सालाना है, फॉर नेक्स्ट 5 years। और अगली बात, करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। अब इतनी बात करता तो आप क्या करते? इतनी बात करता तो आप यूं करते, आप कहते जी 8.5 इंटू ये सारी कहानी, और फिर आंसर आपका आ जाता। लेकिन अब उसने क्या कहा, सहूलत दी आपको, 5 year एंड अ 5 year एनुइटी ऑफ ₹1 पर एनम एट 10% वुड हैव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3.79। ये कुछ नहीं, ये उसने ये निकाल के दिया होगा। ओके, तो आपने अब क्या करना था, आपने सिंपली इस 8.5 को मल्टीप्लाई करना था 3.79 से, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जानी थी, यानी वैल्यू इन यूज आ जानी थी। ये बात समझ आई है? बोलो। ये सिर्फ ये बात बताने के लिए मैंने होमवर्क में नहीं रखा था, अब होमवर्क में है। अगला तो होमवर्क में ही है जी। ये सवाल में कोई मसला है तो बताएं। हाँ 17 कर लेते हैं, ऐसे ज़रा दिल किया, बड़ा आसान सवाल था। इधर देखो, वो कहता है टोटल इम्पेयरमेंट लॉस बताओ।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू 4 एसेट्स हेल्ड बाय अ कंपनी। अब इधर देखो, इतना आसान सवाल है, हमने ऐसे देखना है, ये कैरिंग वैल्यू है, ठीक है ना, इनमें से हायर रिकवरेबल अमाउंट है, अगर इनमें से हायर उससे नीचे होगी तो इंपेयरमेंट लॉस है, नहीं तो नहीं है। ये इतना ही आसान सवाल था, तेजी से होना है। देखो कैसे, इन दोनों में से हायर 180, लेकिन वो 240 से कम, तो इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस इज कितना। देखो अब मैं यूं करूंगा, हायर 180 उठाया, अब इस 180 को कंपेयर किया 240 से, तो भी इंपेयरमेंट है 60 की, ठीक है। इन दोनों में से हायर 140, तो इससे वैसे ही ज्यादा है, इंपेयरमेंट लॉस ही कोई नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों में से हायर वो ज्यादा है, तो इंपेयरमेंट लॉस तो तब आता है जब रिकवरेबल अमाउंट गिर जाए, ज्यादा हो तो फिर कुछ नहीं होता, ठीक है। नो नो इज भाई कह रहे हैं जी, इनमें से हायर 60, ओ 60 रिकवरेबल अमाउंट है और वो गिरी पड़ी है कितनी, तो टोटल, ठीक है। ओके डन, ये होमवर्क में कर लेना, ये रिपीट हो रहा है, काट दो, एंड पे करके आए हैं, और अगर डिफरेंट लगे तो कर लो। 14 के साथ होमवर्क लिखो, कोई मसला अगर इनमें आया हुआ तो पूछ भी सकते हो, जिसमें था मैंने बच्चे को बता दिया। वैसे गलती क्या थी उसमें, रिक्वायरमेंट वाला मसला ही हुआ था, मेरी तरह से रिक्वायरमेंट वाला मसला हो सकता है। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट बात भी हमने ये भी सीखी, गलती करके सीखी, कि रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एमसीक्यू। मैंने आपको बताया था एक दिन शायद, आइए 16 का भी अभी एमसीक्यू एक करवाऊंगा, उस एक एमसीक्यू से 4 चीज़ें निकलेंगी, 5 निकलेंगी, कोई भी चीज़ पूछ सकता है। बोरिंग कॉस्ट में हमने देखा था, वो एक एमसीक्यू बनाए, उसमें से 3-4 चीज़ें पूछ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इंटरेस्ट जाएगा, एसिड कॉस्ट में कितना ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी जाएगी, कितनी एसिड कॉस्ट में से लेस होगी, है जी, सही है ना। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, बुक वैल्यू क्या, कुछ भी पूछ सकता है वो, कई ऑप्शन होते हैं। तो रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके जी, आइए 36, इंपेयरमेंट वाज सजेस्ट हाउ ब्ला ब्ला ब्ला, विच ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सटर्नल, एन अनयूजुअली सिग्निफिकेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, बिल्कुल एक्सटर्नल है। एविडेंस ऑफ, ओ मिल गया, अब सॉल्यूशंस आ गया। टेक्नोलॉजिकल हुआ, बोलो तो सही पहले, टेक्नोलॉजिकल हुआ, और अगर सादा हुआ तो, ठीक है, तो ये सादे वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंटरनल, तिलों वाला नहीं है, तिलों वाला ये पड़ा है, ये तिलों वाला टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। उससे पहले नीचे भी था, ये सादे वाला था, फिजिकल ऑब्सोलेसेंस, हमने कहा था ये एक्सटर्नल नहीं है। इससे बाद भी कोई था, एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेसेंस, हमने कहा था ये एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, भूल गया यार, पैरा 12 खोलना ही पड़ेगा। ओए मेरे वो स्टैंडर्ड्स कहाँ गए जी, पैरा 12 क्या है जी यार, एक तो आप हट जाओ, क्या है जी, एक डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक यहाँ कहीं नजर आया था, ओ ये तो इंटरनल है, हम ढूंढने निकले हैं एक्सटर्नल। इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, यस, ठीक है, तो ए और डी चेक कर लो आंसर, तो एक आधा बच्चा करते रहा करो उसे, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट होमवर्क है 12 होमवर्क, लिखते जा रहे हो ना होमवर्क, 11 होमवर्क है। जी 10 पे आ जाए, मुक्क ही नहीं रहे यार, हा 1 2 3 4 5 के साथ होमवर्क लिखो जरा, मुक्कन तो सही। हाँ 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 हाँ, ये पहले से लिख के ला, मैं घर से बेईमानी नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5, इनके साथ क्या लिख दें, होमवर्क कर लेंगे, सारे कर आए हैं मोरलेस। 6 मैं करवाता हूँ, 7 के साथ होमवर्क लिखें, 8 9 10 11 के साथ होमवर्क लिख लें। बस ऐसे ही परेशान हो रहे थे हम, ख़त्म नहीं हो रहे। अच्छा वो ऐसे हैं एमसीक्यू जो आगे किए हुए हैं हमने, इसलिए मोरलेस सेम है। इन अकॉर्डेंस विद IS 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एन इम्पेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैरिड आउट एनुअली ऑन ऑल इंटेंजिबल्स।
अब ना इसके पीछे ना एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो IS 38 का है। IS 38 जो इंटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड है वो ये कहता है, ये बात मैं कर रहा हूँ आपके लिए रेलेवेंट है, मैंने पहले ही लिख दिया वहाँ पे कि आउट ऑफ सिलेबस बात है, ठीक है। तो ICAP ने MCQ में तो गलती से डाल दिया है, किताब में भी जितना लिखा हुआ मैंने पढ़ा तो देना ही है, लेकिन वैसे ये उसूली तौर पे पर्चे में दे, ये ज़्यादती होगी, नहीं देना चाहिए। बहरहाल मैं सिखा देता हूँ बात आपको क्या कह रहा है वो। इंटेंजिबल्स का जो स्टैंडर्ड है ये कहता है तीन भाई ऐसे हैं, नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 अंडर कंस्ट्रक्शन, इंटेंजिबल जो कि अभी CWIP है, और तीसरा इंटेंजिबल हैविंग indefinite life, FAR 2 का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि IS 38 का है, ठीक है जी। नोट को भी मौत पड़ेगी, 1 नोट को, ठीक है जी। ये तीन भाई ऐसे हैं, IS 38 कहता है गुडविल हो या ऐसा इंटेंजिबल जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, या ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ इंडेफिनिट कहते हैं पक्का पता नहीं है, इन्फिनिट नहीं, इंडेफिनिट पता नहीं है। तो मुझे बताओ सोचकर, क्या ये डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज हो सकते हैं? अमोर्टाइज कहते हैं डेप्रिसिएशन को इनकी, लेकिन आप डेप्रिसिएशन नहीं बोलो, ठीक है ना। क्या ये डेप्रिशिएट हो सकते हैं? गुडविल कितना अरसा फायदा देगी पता नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है तो भाई कंप्लीट होगा तो डेप्रिशिएट होगा। मैं डेप्रिशिएट बोल रहा हूँ जान के, हालांकि लफ्ज अमोर्टाइजेशन, लेकिन आपने नहीं पढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक एसेट की लाइफ ही नहीं पता, डेफिनेट ही नहीं है, कितने हैं पता नहीं है पक्का, तो क्या ये डेप्रिशिएट हो सकता है? बोलो। तो इन तीन भाइयों के बारे में IS 38 कहता है डू नॉट डेप्रिशिएट, मतलब अमोर्टाइज है लेकिन मैं लिख रहा हूं डेप्रिशिएट आपके लिए, ठीक है ना। असल में तो लफ्ज क्या है, बल्कि यूं करते हैं, डू नॉट अमोर्टाइज, डू नॉट अमोर्टाइज, यानी कि आपने जिसको अभी तक पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन। लेकिन साथ ही पता है क्या कहता है? साथ ही कहता है टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली विदाउट एनी इंडिकेशन। फिर इंडिकेशन का इंतज़ार नहीं करना, इनके केस में आपने हर साल क्या करना है, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा के देखना है कहीं ये इम्पेयर तो नहीं हो गए, ठीक है। उसके बाद बाकी जो होते हैं वो अदर इंटेंजिबल्स, उनका अपना रूल है, ठीक है ना। तो वो IS 38 तो अभी आपने पढ़ना नहीं, जितनी को बात थोड़ी यहाँ पर MCQ में यूज़ होगी थी वो मैंने बता दी, समझ आ जाए तो फबीहा, ना आए तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इंटेंजिबल्स जो ये तीन भाई हैं, बाकियों के अलावा इन तीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकती, इनकी नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसकी वजह तो लॉजिकल है, समझ भी आती है, ठीक है ना। लेकिन IS 38 का ये रूल है, अगर ये तीन हैं जो मोटाइज नहीं हो सकते तो फिर इन्हें इम्पेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारना है, और अगर इम्पेयर्ड हो तो लॉस रिकॉर्ड करना है। जैसे हम अभी इम्पेयरमेंट लॉस कर रहे हैं IS 38 के अंदर, स्टार्ट ही यहीं से करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस का, कोई एक आधा सवाल FAR 1 वाले रिवाइज करके फिर इसके अंदर इम्पेयरमेंट उसी तरह से होती है, ठीक है ना। तो सही है। बाकी जितने भी हैं वो अपने रूल्स के हिसाब से होंगे, और वो अमोर्टाइज डेप्रिशिएट होंगे, और उन पे इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ तब लगाना होगा जब कोई इंडिकेशन होगा, वो सब नॉर्मल है। ये तीन भाई अब नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ये तीन भाइयों की बात जो है ये ज़हन में रखिएगा, ओके। अब इसको पढ़ें। एन इम्पेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैरिड आउट एनुअली ऑन ऑल इंटेंजिबल्स, नहीं, गुडविल पे तो सही है, अंडर कंस्ट्रक्शन पे भी सही है, इंडेफिनेट लाइफ वाले पे भी इम्पेयरमेंट रिव्यू एनुअली करना है, लेकिन जो अदर्स हैं उन पे मस्ट नहीं है। ये बात समझ आ रही है? कहते हो तो मैं लिख देता हूँ इनको ना, अदर इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज करना है ओवर वो रूल तो बिल्कुल नहीं लिख रहा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, वो तो मैं कभी ना लिखूँ,
ठीक है ना, वो तो आप FR2 में जाके पढ़ेंगे ना, सारा FR2 इधर तो नहीं पढ़ा जा सकता। इनको अमोर्टाइज करना है, अमोर्टाइज करें। ओनली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, ओनली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट इफ देयर इज एन, ये बिल्कुल IAS 16 वाले या IAS 36 में जो हमने पढ़ा है, ये वो वाले एसिड्स ही बन जाते हैं। नॉर्मल एसिड्स हैं, हर साल डेप्शिट होते हैं, कोई इंडिकेशन होता है इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। ये एबनॉर्मल्स, ये हर साल अमोर्टाइज नहीं हो सकते। कैसे करें अमोर्टाइज? लेकिन फिर स्टैंडर्ड कहता है IAS 38 इनको हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारो, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं लगाना। ठीक है, अब इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे बताओ, क्या हर इंटेंजिबल को हर साल लाजमी है इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना? ये एक MCQ के लिए मुझे IAS 38 की बेस बनानी पड़ी, चलो आगे जिंदगी में काम आ जाएगी। ठीक है, क्या हर इंटेंजिबल को हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना जरूरी है? नहीं, इन 3 को हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना जरूरी है, बाकियों के लिए इंडिकेशन हो तब। ठीक है, इसका मतलब पहली तो आउट ऑफ सिलेबस थी, बहरहाल मैंने लिखा हुआ था, मैंने कहा था नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन पढ़ा दिया, तो ये रॉन्ग है। वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो फॉल्स है, फॉल्स हो गई। आगे पढ़े, इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट, इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एसेट एक्सीड कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट की तरफ जाती है ना, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है। इधर देखो, ये होती है कैरिंग अमाउंट, लेट्स से 100 है, रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और ये आ गई 150। तो पागल है वैल्यू इन यूज निकालें, पागल है वैल्यू इन यूज निकालें, बट ठीक है 150 ही हायर हो गया, तो अगर इससे भी हायर होगी तो अच्छी बात है, लोअर हुई तो हमने 150 ही लेना है, तो एसेट इंपेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये क्या हुआ? जी, उसके बाद इंपेयरमेंट इज चार्ज टू, बैठ जाओ उधर यार, एक मिनट बैठ जाओ। इंपेयरमेंट इज चार्ज टू, मीठा तो नहीं डाला ऊपर से, दूसरे वाला मीठा तो नहीं डाल दिया, शानदार डाला हुआ है, बस ठीक है। इंपेयरमेंट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अनलेस it reverses a gain that has been recognized in equity, revaluation surplus, ठीक है, in which case it is offset against revaluation surplus। सही तो कह रहा है, कह रहा है impairment is charged to statement of profit and loss unless it reverses a gain that has been recorded in equity revaluation surplus, in which case it would offset against the revaluation surplus। ये सही है। आप कहोगे सर कॉस्ट मॉडल में नहीं सही, तो मैं कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन मॉडल में तो सही है ना, और बोलो तो अगर बात सही है तो रिवैल्यूएशन मॉडल की ही होगी, रिकॉर्डेड होता ही रिवैल्यूएशन मॉडल में है। ठीक है, तो 2 और 3 मेरे ख्याल में सही है, चेक कर लो मैं सही हूँ या नहीं। 2 और 3 है या सिर्फ 2 है? जी किस में? 3 में कहना क्या चाह रहा है? सिंपल सी बात कह रहा है इम्पेयरमेंट लॉस अगर आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक देना, लेकिन अगर पहले को सरप्लस पड़ा हो तो उसको पहले खा के फिर भेजना। वो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। नंबर 10, IAS 36 अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट? इन्वेंट्री ना, फाइनेंशियल एसेट IFRS 9 ना, हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 ना, PPE यस। तो आपने ये याद रखना है बस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कॉस्ट मॉडल वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल्स, आपके लिए बस इतना ही काफी याद रखना, इन पे अप्लाई होता है 36। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वहां पता भी लग जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू वाला हो या इन्वेंट्री हो, इस पे IAS 36 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि IAS 36 एसेट को ओवर वैल्यू होने से बचाता है ना। वो इन्वेंट्री के पास अपना मॉडल है ना, NRV लॉस रिकॉर्ड करने वाला, तो IAS 36 नहीं लगता, वो उसका अपना स्टैंडर्ड लगता है। ओके, सही है, डी है क्वेश्चन 9 का। वैल्यू इन यूज इज डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल, सही लग रहा है। हायर ऑफ एसेट फेयर वैल्यू, ये तो रिकवरेबल अमाउंट होती है।
ऐसे ही है, हायर ऑफ एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड इट्स, नहीं ये तो है ही गलत, पता नहीं ये क्या होता है। अमाउंट एट विच एसेट इज रिकॉर्डेड इन, ये तो कैरिंग अमाउंट होती है। अब बोलो, ये तो बुक वैल्यू होती है। हायर ऑफ वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल और मार्केट वैल्यू, ये पता नहीं क्या होता है। मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू को कहते हैं। वो कह रहा है वैल्यू इन यूज क्या है, हम कहेंगे जी वो ये है, वैल्यू इन यूज इज डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम यूज एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। ठीक है, 7 होमवर्क में है। आखिरी एमसीक्यू, अरे 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 वाह 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 वाह, डेफिनेशन भी काम आ गई, अरे वाह 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 वाह, डेफिनेशन है कितने, अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, डेफिनेशन भी एमसीक्यू करवा गई। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड cost of disposal are incremental cost directly attributable to disposal of asset excluding finance cost and income tax. Incremental cost directly attributable to disposal of, सही है। अच्छा अगला, इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल प्लस वैसे हमने देख लिया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली डिस्पोजल प्लस फाइनेंस कॉस्ट। क्या कह रहा है ऊपर भी, क्या कह रहा था, एक्सक्लूडिंग, अच्छा कह रहा है एक प्लस करो लेकिन एक रहने दो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट प्लस टैक्स, यार क्या बात है यार, बस एक ही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो और डेफिनेशन भी काम आ गई। ठीक है, तो पैराज मैंने पहले हाईलाइट करवाए हुए थे, पिछली दफ़ा के मैंने आपको कहा वही यूज़ किए हैं। तो एमसीक्यूज़ तो आपके साथ अभी किए हैं, ये नहीं कि मैंने पहले एमसीक्यू देखे और फिर उसके पैराज हाईलाइट किए हैं, बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है ना, ऐसा करेंगे। ठीक है, हमने बस डिस्क्लोजर्स का मैंने पूछना, मैंने लिख लिया ईमेल में, वो कहेंगे तो दो चार डिस्क्लोजर्स भी हाईलाइट करके बता दूंगा आपको, वरना ज़रूरत नहीं है। IAS 36 के डिस्क्लोजर्स को डिस्कस फिलहाल किया नहीं है, ICAP ने करेगा तो कहेगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो IAS 36 के MCQs और IAS 36 के पैरास की हाईलाइटिंग ये इन 2 लेक्चर्स में ख़त्म होती है। तो इस पार्ट 2 को ख़त्म कर दें। पहले तो पॉज करें।